दोस्तों, समुद्री लुटेरों की फिल्मी कहानी तो आपने खूब देखी होगी और हो सकता है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपकी पसंदीदा फिल्म हो, लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो समुद्री लुटेरों के देश के नाम से ही जाना चाहता है और उनके रास्ते में जो भी शिप्स गुजरते हैं उसे फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर लूट लेते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के फैक्टिफाइड के सफर में हम बताने वाले हैं सोमाली पायरेट्स की पूरी कहानी कि कैसे 2-4 पायरेट्स पूरे शिप पर कब्जा कर लेते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। कहां से लाते हैं ये इतना हाईटेक हथियार, लूटे गए माल का हिस्सा उनके अलावा और किस में बढ़ता है, और क्या हुआ जब सोमाली पायरेट्स का सामना हुआ हमारी इंडियन नेवी से। Factified. Facts on your face. समुद्र की मदमस्त लहरों के बीच शिप पर मीलों का सफर बड़ा सुहाना होता है, पर सफर के दौरान उस पर अटैक हो जाए तो वही सफर खौफनाक यादों में बदल जाता है। अगर आप जिंदा बच जाएं तो बड़ी बड़ी कार्गो शिप भी जब सोमालिया के समुद्री रास्ते से गुजरती हैं तो सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सोमाली पायरेट से हमारे शिप को दूर रखना। पर खुले समुद्र में सोमाली पायरेट्स के अटैक से बचना मुश्किल ही होता है और जैसे ही शिप कब्जे में आती है लूट खसोट का खेल शुरू हो जाता है। पर सवाल ये उठता है कि सोमालिया के लोग समुद्री लुटेरे क्यों बन रहे हैं और उन पर उनकी सरकार का कोई भी बस क्यों नहीं है। दोस्तों, 1 जुलाई 1960 ये वो दिन था जब सोमालिया ब्रिटिश और इटली की बेड़ियों से आजाद हो एक देश के रूप में स्थापित हो गया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र वाला देश है। लेकिन आजादी के बाद वहाँ के लोगों को कोई स्थायी सरकार नहीं मिली जो शासन व्यवस्था को संभाल वहां डेवलपमेंट ला सके। ऊपर से 2 दशक तक चलने वाले सिविल वॉर ने वहां की हालत और खराब कर दी। लोगों के पास न करने को काम था और न खाने को खाना। समुद्र के किनारे बसे होने की वजह से मछलियां पकड़ना ही उनके लिए कमाई का एक साधन बचा, पर संसाधन की कमी के कारण उससे भी उनकी कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी जो उनकी भूख मिटा सके। उनके समुद्र की सीमा पर कोई पहरा न होने की वजह से विदेशी जहाजों का भी चोरी छिपे मछली पकड़ने का काम चलता रहा। अनुमान के मुताबिक उन्होंने लगभग $300 मिलियन की मछलियां चुराई हैं, जिनका सोमालिया को कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से कई यूरोपीय देश यूरेनियम, शीशा और पारा युक्त इंडस्ट्री वेस्ट सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में डंप करने लगे। यहाँ के लोगों के पास पहले से ही खाने को खाना नहीं था, ऊपर से बाहरी देशों के ऐसे गंदे काम के कारण वहाँ बीमारी भी फैलती गई और इन सभी चीजों के कारण उनके मन में विद्रोह जाग उठा और उन्होंने तय कर लिया कि जो विदेशी ताकत उनका शोषण कर रही है उनसे बदला लिया जाए। पर विदेशी ताकतों के खिलाफ जाने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं था, इसलिए सोमालिया के मछुआरे सिविल वॉर में एक्टिव रहे गैंग से संपर्क करने लगे और फिर उनसे मिले हथियारों की मदद से विदेशों से आए मछली पकड़ने वाले शिप को खदेड़ने लगे और चुराए गए अपनी मछलियों को भी वापस ले आया करते थे। पर सोमाली मछुआरों का खेल यहीं तक नहीं रुका। पैसों के लालच में अब वो कार्गो शिप को भी अपना निशाना बनाने लगे और यहीं से शुरू हो गया सोमाली मछुआरों की पायरेट्स बनने की कहानी। धीरे धीरे शायद उन्हें भी बंदूक का ताव दिखाना अच्छा लगने लगा और वो समुद्र में लूट की वारदात बढ़ाते चले गए। क्योंकि पैसे कमाने की ये तकनीक मछलियों को पकड़ने से ज्यादा आसान थी, इसलिए उनसे प्रभावित होकर और भी लोग इनसे जुड़ते चले गए, जिसमें पढ़े लिखे युवा भी शामिल थे। और सभी वारदात को अंजाम देने के लिए सिविल वॉर के गैंग्स और यमन के उनके साथी इन्हें ट्रेनिंग देने लगे। लूट के लिए सोमाली पायरेट्स सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते, मतलब वो ऐसे कार्गो शिप को टारगेट करते जो ग्रुप में ना हो बल्कि अकेले हो। फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए उनकी बातें सुन रूट का पता लगा लेते और उनका पीछा करने लगते थे। देखने से वो मछुआरों की तरह लगते थे, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता था और वो बड़ी चालाकी से पास पहुंचते ही AK-47 जैसे हथियारों के साथ शिप में घुस जाते और शिप के कप्तान सहित बाकी लोगों को अपने कब्जे में ले शिप का सामान और पैसे लूट ले जाते थे। शुरुआत में वो तेल वाहकों को लूट तेल बेचकर अपनी कमाई करते रहे, पर फिर उन्होंने ये तरीका अपनाना छोड़ दिया और फिर वो शिप को लूटते नहीं बल्कि हाईजैक कर शिप कंपनी से लोगों की जान के बदले फिरौती मांगने लगे। कैप्टन फिलिप की बुम्बासा जाने वाली शिप के हाईजैक की कहानी तो इतनी फेमस हुई कि सोमाली पायरेट्स पर फिल्म भी बन गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे शिप के कप्तान फिलिप ने अपने दिमाग और बहादुरी से अपने शिप और क्रू मेंबर्स को बचाया, लेकिन बाद में वो खुद ही फंस गए। लेकिन अमेरिकन नेवी की मदद से उन्हें बचा लिया गया। लूट के बाद इनका प्रॉफिट बांटने का तरीका भी बड़ा अलग था। जान पर खेलकर लूटे गए माल को ये खुद नहीं रखते थे, बल्कि उसमें से 10% उस बंदरगाह को देते जहां हाईजैक के बाद वो शिप को लगाते थे।
30% सिविल वॉर के गैंग्स और यमन के उन साथियों को जो इन्हें वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार और ट्रेनिंग दिया करते थे। बाकी 60% वो आपस में बांट लिया करते थे। दोस्तों 2005 तक तो पायरेट्स के कुछ गिने चुनी वारदातों का ही पता चला, लेकिन 2011 होते होते सोमालियन पायरेट्स का कहर काफी बढ़ गया और लूटपाट की वारदात 160 तक पहुंच गई। यही वो समय था जब सोमाली पायरेट्स के कहर का इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा होने लगी। इसी बीच उन पर काबू पाने के लिए कई देशों ने अपने जंगी जहाज को भेज दिया, जिसमें 5 भारतीय जंगी जहाज शामिल थे और उनमें से INS तंवर ने तो अपना प्रदर्शन कर खूब वाहवाही कमाई। 2008 में सऊदी अरब के एक मालवाहक जहाज ने मदद की गुहार लगाई तो INS तंवर ने तुरंत 2 हेलीकॉप्टर्स को भेज लुटेरों को भगा दिया और जहाज को सुरक्षित किया। उसके कुछ देर बाद एक भारतीय मालवाहक जहाज अर्नब पर सोमाली पायरेट्स ने अटैक कर दिया। खबर मिलते ही INS तंवर ने उस पर अपने चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मैक्रोज कमांडो को उतार दिया, जिन्होंने पल भर में ही सोमाली लुटेरों का सूपड़ा साफ कर दिया, बंदियों को सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही तंवर ने सोमाली पायरेट्स के नाव को भी डुबो दिया और तंवर के इसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस पर UN में भी वाहवाही हुई। जैसे जैसे लुटेरों को कंट्रोल किया गया वैसे वैसे वारदात कम होती चली गईं और अब आलम पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब शायद ही कभी लूट की ऐसी वारदात देखी जाती है, लेकिन क्या सोमालिया के पायरेट्स को मार भगा देना इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। और इस बात पर कई देश विचार भी कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि वो देश कुछ डेवलप करे और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का विकल्प बाहर आए, ताकि वो भी आप और हम जैसे रोज की मेहनत की कमाई से अपना घर चलाएं, ना कि लूट कर। और एम्प्लॉयमेंट ही एक तरीका है जिससे वो कंट्रोल में आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? ये कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।